नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IFC नॉलेज में। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरी, 13 की मौत, 30 से अधिक लोग सवार थे, ओवरटेक करते समय हुआ हादसा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तिलहन निगोर रोड पर शनिवार को ट्रैक्टर ट्रॉली पुल से नीचे गिर गई है। और दोस्तों, डीएम ने हादसे में 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है और ट्रॉली में 30 से 35 लोग सवार थे। वही ट्रैक्टर ट्रॉली रटा पुल से रेलिंग तोड़ती हुई नदी में गिर गई। वही दोस्तों, मौके पर स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ पहुंच गई और ग्राम सनोरा के लोग गाँव में भागवत कथा के लिए जल लेने जा रहे थे। साथ ही दोस्तों, एसपी आनंद के मुताबिक हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और घायलों को नजदीकी सीएचसी भेजा गया है। वही दोस्तों, जिला अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है और गंभीर घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है और मृतकों में ज्यादातर महिला और बच्चे शामिल है। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2 ट्रैक्टर ट्रॉली डीसीएम से लोग अजमतपुर गांव में हो रही भागवत कथा के लिए जल लेने जा रहे थे। तो इसी दौरान दोस्तों, दोनों ट्रॉली एक दूसरे को ओवरटेक करने लगी, जिसके बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉली पुल की रेलिंग तोड़कर करीब 40 फीट नीचे गिर गई और हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद दोस्तों, आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ट्रॉली को सीधा किया और ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 25 विशेषज्ञ 16 सीबीएसई टीचर्स की सलाह से बदला एनसीईआरटी सिलेबस। शिक्षा मंत्रालय ने कहा, जो बदला है वो वापस किताबों में नहीं जुड़ेगा। तो दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और हिंदी की किताबों के कई चैप्टर और जानकारियां हटा दी है। तो दोस्तों, इसमें मुगलों, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे, 2002 के गुजरात दंगे, इमरजेंसी, शीत युग और नक्सली आंदोलन से जुड़े फैक्ट भी शामिल है। तो दोस्तों, सरकार के इस फैसले का विपक्ष ने विरोध किया है और दोस्तों, विपक्ष का विरोध है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से किताबों में दिए गए ऐतिहासिक तथ्यों की लीपापोती कर रही है। वही दोस्तों, विपक्ष के आरोपों के बाद शिक्षा मंत्रालय शनिवार को कहा है कि 25 एक्सपर्ट और सीबीएसई के 16 टीचर्स की सलाह के बाद इस सिलेबस को रेशनलाइज किया गया है और जो हटाया है उसे वापस नहीं लाएंगे। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिलेबस सामने आते ही विपक्ष पर केंद्र की भावना से लीपापोती करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एनसीईआरटी निदेशक दिनेश सकलानी का कहना है कि बदलाव के बारे में आधिकारिक जानकारी देने में कुछ तथ्य भूलवश रह गए होंगे और विशेषज्ञों की सिफारिश के बाद हटाए गए चैप्टर्स को दोबारा किताबों में नहीं जोड़ा जा सकता है। और वैसे तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत 2024 के सेशन के लिए किताबें लगभग संशोधित हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के पूर्व सीएम चेट्टार का भाजपा हाईकमान को अल्टीमेटम, कहा कल तक इंतजार करूंगा, टिकट नहीं मिला तो पार्टी को 25 सीटों का नुकसान होगा। तो दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने पार्टी हाईकमान को चेतावनी दी है। तो दोस्तों, शेट्टार ने शनिवार को कहा कि पार्टी अगर कल तक उनका टिकट फाइनल नहीं करती है तो उन्हें सख्त फैसला लेना पड़ेगा। वही दोस्तों, शेट्टार ने कहा कि वे रविवार तक इंतजार करेंगे कि मुझे टिकट नहीं मिला तो आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को 25 सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। वही दोस्तों, आपको बता दें कि शेट्टार ने कहा कि पार्टी को सुनिश्चित करना होगा कि टिकट ना देने से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने भी कहा है कि अगर शेट्टार को टिकट नहीं मिलता है तो इसका असर सिर्फ एक जगह को नहीं बल्कि नॉर्थ कर्नाटक के 25 से 20 विधानसभा क्षेत्रों में इसका तुरंत असर पड़ेगा। वही दोस्तों, पार्षदों के इस्तीफे को लेकर शेट्टार ने कहा कि वह आहत है और उनके लिए अब बहुत हो गया है और उनकी भावनाओं को चोट पहुंचती है, इसलिए वे नगर निगम से इस्तीफा देकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो दोस्तों, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार टिकट न मिलने को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी कर चुके हैं। वही दोस्तों, बता दें कि शेट्टार हुबली धारवाड़ से विधायक है और उन्होंने 11 अप्रैल को दावा किया था कि पार्टी ने उन्हें चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा है और टिकट ना मिलने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी। तो दोस्तों, इस बयान के बाद उन्हें दिल्ली बुलाया गया, जहां उन्होंने 12 अप्रैल को भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केजरीवाल बोले मैं बेईमान तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। शराब नीति केस में कल सीबीआई ने बुलाया, सीएम बोले जबरन फंसाने की साजिश। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई का समन मिलने के बाद शनिवार को अपनी बात रखी है और दोस्तों, कहा है कि भाजपा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि घोटाला हुआ है, जांच एजेंसी सारा काम छोड़कर इसकी जांच में जुटी है पर कुछ नहीं मिल रहा। और दोस्तों, उन्होंने सीबीआई, ईडी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। साथ ही दोस्तों, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमारी सरकार के 2 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनका सोचना था कि नंबर 2 और नंबर 3 को गिरफ्तार कर लो ताकि वो मेरा गला पकड़ सके और यह जबरन फंसाने की साजिश है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अगर बेईमान मैं हूँ तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है।
है। तो दोस्तों दिल्ली शराब नीति केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में है और अब इसी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। और दोस्तों जांच एजेंसियों ने 14 अप्रैल यानी दोस्तों शुक्रवार को नोटिस भी जारी किया था और उधर सोमवार यानी 17 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, CAPF कांस्टेबल GD की परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी। जनवरी 2024 से भाषा का नया फॉर्मेट लागू होगा, गृह मंत्रालय का फैसला। तो दोस्तों गृह मंत्रालय ने शनिवार को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल की परीक्षा की घोषणा की है। और दोस्तों अब एग्जाम में सवाल असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों भाषा का यह नया फॉर्मेट जनवरी 2024 से लागू होगा। तो दोस्तों दरअसल CAPF के स्थानीय युवाओं को भागीदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए फैसला लिया गया है। और दोस्तों इस फैसले से लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा दे पाएंगे, साथ ही दोस्तों उनके सिलेक्शन के चांस भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों कांस्टेबल GD SSC द्वारा कराई जाने वाली प्रमुख परिभाषाओं में से एक है। तो दोस्तों हर साल लाखों लोग यह परीक्षा भी देते आए हैं। साथ ही दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने CRPF में भर्ती के लिए डिजिटल परीक्षा में तमिल को शामिल नहीं करने का विरोध जताया था। और दोस्तों उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर भेदभाव का आरोप भी लगाया था और उन्होंने पत्र में लिखा था कि केवल अंग्रेजी और हिंदी को अनिवार्य करना एक तरफा है। यह निर्णय तमिलनाडु के कई उम्मीदवार को परीक्षा देने से रोकता है और इससे उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोतिहारी में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत, बिना पोस्टमार्टम के साथ शवों का अंतिम संस्कार किया। प्रशासन बोला डायरिया फूड पॉइजनिंग से गई है जान। तो दोस्तों बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत हो गई है और कई की दोस्तों हालत गंभीर है और सभी का मोतिहारी और मुजफ्फरनगर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज भी चल रहा है। तो दोस्तों जिले के 6 गाँव के लोगों ने अलग अलग जगहों पर गुरुवार को शराब पी थी और रात से सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और अगले दिन एक एक करके मौत शुरू हो गई। तो दोस्तों शनिवार तक 16 लोगों ने दम तोड़ दिया और इस मामले में जांच करने के लिए पटना से एक स्पेशल टीम मोतिहारी जा रही है और इसमें दोस्तों 5 पुलिस अफसर भी शामिल है और इनमें 2 DSP और 3 इंस्पेक्टर है। तो दोस्तों वही जिले के DM और SP का कहना है कि डायरिया और फूड पॉइजनिंग से मौतें हुई और इस घटना पर CM नीतीश कुमार ने कहा है कि घटना दुखद है, लोगों को गलत काम नहीं करना चाहिए, बार बार बताया जाता है। तो दोस्तों शराब पार्टी में शामिल विनोद पासवान ने बताया कि जाटा राम ने हम सभी को गेहूं काटने के लिए बालगंगा बुलाया था और वहां काम करने के बाद सभी एक साथ शराब पीकर वहां से घर गए और जैसे जैसे रात बीती सभी की हालत बिगड़ने लगी। जाटाराम, ध्रुव पासवान, अशोक पासवान और छोटू की मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अतीक के बेटे असद को दफनाया, बेटे के जनाजे में नहीं पहुंच सका गैंगस्टर, नाना मौसा समेत 25 रिश्तेदार शामिल हुए। तो दोस्तों माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को शनिवार सुबह 10 बजे प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफना दिया गया है और दोस्तों असद के नाना हामिल अली समेत 20 से 25 रिश्तेदारों को ही कब्रिस्तान में पुलिस ने जाने दिया। साथ ही दोस्तों अतीक बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया और सुपुर्द एक खाक की रस्म के दौरान कसारी मसारी कब्रिस्तान की ड्रोन से निगरानी की गई। वही दोस्तों पुलिस की सुरक्षा भी सख्त थी और सुबह 9:30 बजे असद और गुलाम के शवों को झांसी से प्रयागराज लाया गया और असद की बॉडी को अतीक के घर की जगह सीधा कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया गया। वही दोस्तों गुलाम के शव को प्रयागराज के ही मेहददोरी कब्रिस्तान ले जाया गया और वहां सुपुर्द एक खाक किया गया है। और दोस्तों अतीक के रिश्तेदार को कसारी मसारी कब्रिस्तान पुलिस खुद अपनी गाड़ी से लेकर पहुंची। तो दोस्तों पुलिस ने स्थानीय लोगों को कब्रिस्तान से करीब 200 मीटर दूर रोक दिया और मीडिया को भी एंट्री नहीं दी गई और अतीक के चकिया स्थित घर से कब्रिस्तान तक कदम कदम पर फोर्स तैनात रही। इससे पहले भी दोस्तों शुक्रवार रात 1:30 बजे पुलिस सुरक्षा में दोनों के शवों को पुलिस और रिश्तेदार लेकर झांसी से रवाना हुए और झांसी में गुरुवार को हुए एनकाउंटर में STF ने दोनों को ही मार गिराया था और दोनों 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड में फरार थे और यूपी पुलिस ने दोनों पर 5-5 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खड़गे बोले कांग्रेस की वजह से लंबा राजनीतिक करियर मिला, कई बार विधायक सांसद बन सका, सोनिया गांधी ने अध्यक्ष बनने का मौका दिया।
तो दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही उनके जैसे विनम्र व्यक्ति लंबा राजनीतिक करियर बना सका और कई बार विधायक और सांसद बन सका है। तो दोस्तों सोनिया गांधी ने उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया, जो एक बड़ी जिम्मेदारी है। और खड़गे ने यह बात तेलंगाना के मंचेरियल में शुक्रवार रात जय भारत सत्याग्रह सभा में कही है। तो दोस्तों भाजपा सरकार पर निशाना साधते उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने की 24 घंटे के भीतर नोटिस दिया गया और उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। और गुजरात के एक भाजपा सांसद को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बावजूद अयोग्य नहीं माना गया था। हालांकि खड़गे ने सांसद का नाम नहीं लिया। वहीं दोस्तों खड़गे ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पर पब्लिक सेक्टर को कमजोर करने का आरोप लगाया है। और दोस्तों उन्होंने कहा कि करोड़ों नौकरियां देने का वादा भी पूरा नहीं किया। वहीं तेलंगाना में बीआरएस सरकार पर भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि दलित परिवारों में से 3 एकड़ जमीन देने समेत कई वादे किए गए थे जिन्हें भी पूरा नहीं किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के एक्टिव केस 50,000 के पार। 24 घंटों में 10,753 नए मामले आए, 27 मौतें। अप्रैल में ही अब तक 89,000 संक्रमित। तो दोस्तों देश में कोरोना के एक्टिव केस 50,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 10,753 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 227 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दोस्तों एक्टिव केस बढ़कर 53,720 हो गए हैं। और दोस्तों इससे पहले पिछले साल 4 सितंबर को 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस दर्ज किए गए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 14 दिन यानी दोस्तों 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक देश में 89,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। और एक दिन पहले दोस्तों यानी कि गुरुवार को संक्रमण के 11,109 मामले सामने आए थे, जबकि 29 लोगों की मौतें हुई थी। इसके अलावा दोस्तों एक्टिव केस 49,622 हो गए थे। तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक डेली पॉजिटिविटी रेट 6.78% और वीकली रेट 4.49% पहुंच गया है। इसके अलावा दोस्तों रिकवरी रेट 98.69% है और वही मृत्यु दर 1.19% दर्ज की गई है। तो दोस्तों पिछले 14 दिन यानी दोस्तों 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक देश में 89,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको माय न्यूज पसंद आ रही है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा और अगर पसंद नहीं आ रही है तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आप लोगों को माय न्यूज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में शानदार तेजी, सोना 61,000 और चांदी 76,000 के करीब पहुंची। देखिए कैरेट के हिसाब से गोल्ड की कीमतें। तो दोस्तों इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में शानदार तेजी देखने को मिली और आईबीजे की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी दोस्तों 10 अप्रैल को सोना 60,068 रुपए पर था, जो अब 15 अप्रैल को 60,880 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी दोस्तों इस हफ्ते इसकी कीमत 812 रुपए बढ़ी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 24 कैरेट का भाव 60,880, 23 कैरेट का भाव 60,636 और दोस्तों 22 कैरेट का 55,766, वही 18 कैरेट गोल्ड का भाव 45,660 रुपए पर है। तो दोस्तों आईबीजे की वेबसाइट के अनुसार अगर इस हफ्ते चांदी की बात करें तो यह 2,000 रुपए से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है और इस हफ्ते की शुरुआत में यह 73,856 रुपए पर थी, जो अब 75,869 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी दोस्तों इस हफ्ते इसकी कीमत में 2,013 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों केडी एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय कीड़ा के मुताबिक सोने में 2020 से शुरू सुपर साइकिल अब भी जारी है और इस साल सोना 62,000 तक पहुंचने का अनुमान था, लेकिन दोस्तों मौजूदा परिस्थितियों में यह 64,000 तक पहुंच सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फास्टैग ने बदली हाईवे के टोल बूथ की सूरत। फास्टैग से टोल कलेक्शन 58% बढ़ा, वेटिंग भी 8 मिनट से घटकर 47 सेकेंड। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल कलेक्शन के लिए फास्टैग सिस्टम लागू होने के बाद टोल बूथ से कमाई 58% से ज्यादा बढ़ी है। और दोस्तों 2017-18 में कुल टोल कलेक्शन 21,948 करोड़ था, तब दोस्तों 16% वाहनों में ही फास्टैग था। और दोस्तों 2021 और 22 में 96% वाहनों में फास्टैग लगने के बाद यह बढ़कर 34,778 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं दोस्तों 2021 और 22 में 96% वाहनों में फास्टैग लगने के बाद यह बढ़कर 34,778 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं दोस्तों 2022 और 23 में यह और बढ़कर 50,855 करोड़ रुपए हो गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा 104 टोल राजस्थान में है। हालांकि दोस्तों कलेक्शन में उत्तर प्रदेश आगे है। यहाँ दोस्तों 2022 में 90 बूथ से 3,900
949 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ और राजस्थान में यह राशि 3,491 करोड़ रुपए रही। वहीं दोस्तों पहले टोल बूथ पर एक गाड़ी को औसत 8 मिनट लगते थे और फास्टैग के बाद समय घटकर 47 सेकंड रह गया है और अब सरकार ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को लागू करने जा रही है। इसमें दोस्तों वेटिंग का टाइम भी शून्य रह जाएगा, यानी दोस्तों गाड़ी को बूथ पर रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ग्लोबल स्तर पर क्रिप्टो करेंसी पर होगी कार्रवाई, कानून के दायरे में लोन पर G20 सदस्य देशों में बनी सहमति, सिंथेसिस पेपर के जरिए अपने विचार रखेंगे देश। तो दोस्तों G20 सदस्य देशों ने क्रिप्टो करेंसी के ग्लोबल स्तर पर कानून के दायरे में लाने पर सहमति व्यक्त की है। इससे दोस्तों न केवल क्रिप्टो से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी, बल्कि दोस्तों इसे रेगुलेट भी किया जा सकेगा। और दोस्तों यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन DC में वित्त मंत्रियों के साथ दूसरी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए दी है। तो दोस्तों वित्त मंत्री ने कहा है कि G20 देशों ने इस मुद्दे पर तत्परता से प्रतिक्रिया दी थी और मुझे यह बताने में खुशी हो रही कि सभी G20 देशों ने इस बात को लेकर सहमति व्यक्त की है कि क्रिप्टो करेंसी पर कोई भी कार्रवाई ग्लोबल स्तर पर होनी चाहिए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया है कि भारत में G20 बैठक के दौरान क्रिप्टो पर एक सिंथेसिस पेपर लाया जाएगा, जिसके जरिए दोस्तों विभिन्न विचारों को रखा जाएगा और साथ ही सितंबर और अक्टूबर महीने में क्रिप्टो करेंसी पर विस्तार से बातचीत होगी। इसके बाद दोस्तों एक रोड मैप तैयार किया जा सकता है कि इस मुद्दे को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बुमराह ने NCA में शुरू किया रिहेब, श्रेयस अय्यर की अगले हफ्ते लोअर बैक की सर्जरी होगी। तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पर मेडिकल अपडेट जारी की है। तो दोस्तों BCCI ने कहा है कि बुमराह ने बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपना रिहेबिलिटेशन शुरू कर दिया है। वही दोस्तों श्रेयस अय्यर की भी अगले हफ्ते लोअर बैक की सर्जरी होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि BCCI ने कहा कि बुमराह ने हाल ही में न्यूजीलैंड में लोअर बैक सर्जरी कराई थी जो सफल रही। उसके बाद दोस्तों उन्हें दर्द नहीं है और स्पेशलिस्ट ने बुमराह को सर्जरी के 6 हफ्ते बाद रिहैब शुरू करने की सलाह दी थी और इसके बाद दोस्तों उन्होंने NCA में शुक्रवार से अपना रिहैब शुरू कर दिया। वही दोस्तों बता दें कि बुमराह पिछले साल सितंबर से क्रिकेट मैदान से दूर है और उन्होंने पिछले साल 25 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 के रूप में आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। इसके बाद दोस्तों इंजरी के कारण वे T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल सके और इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया सेमीफाइनल हार कर बाहर हो गई थी। वही दोस्तों बुमराह इंजरी के कारण ही T20 एशिया कप का हिस्सा भी नहीं बन सके थे और टीम इंडिया इस टूर्नामेंट के फाइनल में भी नहीं पहुंच सकी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, CBI रेड में TMC विधायक ने तालाब में फेंके फोन, वॉशरूम का बहाना करके बाहर भागे थे, अब पंप लगाकर तालाब खाली करवा रही एजेंसी। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के TMC विधायक जीवन कृष्णा साहा ने घर पर शुक्रवार को CBI ने छापा मारा तो उन्होंने अपने 2 मोबाइल पास के तालाब में फेंक दिए और अब CBI दोनों फोनों को ढूंढने में लगी हुई है। इसके लिए दोस्तों वह पंप लगाकर तालाब का पानी निकलवा रही है। तो दोस्तों दरअसल CBI ने करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में TMC विधायक के मुर्शिदाबाद स्थित घर पर शुक्रवार दोपहर 1 बजे छापा मारा था। इस दौरान दोस्तों विधायक वॉशरूम जाने का बहाना करके उठे और घर के बाहर भाग गए। वही CBI अधिकारी ने पकड़ते इससे पहले उन्होंने अपने फोन घर के पास वाले तालाब में फेंक दिए। तो दोस्तों CBI ने कल रात से ही तालाब में फोन ढूंढना शुरू कर दिया है और इस दौरान फोन तो नहीं मिले, लेकिन दोस्तों 6 बैग मिल गए हैं। इसके बाद CBI ने तालाब से पानी बाहर निकालने का फैसला किया और इसके लिए एक पंप भी लगवा दिया। वही दोस्तों शनिवार सुबह तालाब का पानी निकालने के लिए 2 और पंप लगाई गई है, लेकिन एजेंसी को अब तक फोन नहीं मिल सके। वही दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फोन का वापस मिलना CBI के लिए जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इनमें घोटालों से जुड़े अहम सबूत मिल सकते हैं और छापे में CBI ने कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट भी जब्त किए हैं। इनमें दोस्तों अलग अलग स्तर की कई लिखित परीक्षाओं के एडमिट कार्ड भी शामिल है। वही दोस्तों सूत्रों के मुताबिक एक डायरी भी मिली है जिसमें दोस्तों घोटाले के दौरान इकट्ठे किए गए रुपयों का जिक्र हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मैंने कभी करण जौहर से काम नहीं मांगा, कंगना ने करण से कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी फिल्म में देखिए और मेरा टैलेंट देखिए, जवाब देते हुए शेयर किया वीडियो। तो दोस्तों कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर करण जौहर की एक पुरानी वीडियो क्लिप शेयर की है। इस वीडियो में दोस्तों करण जौहर ने कंगना के उनको मूवी का माफिया बोलने पर रिएक्ट किया था और दोस्तों वीडियो में करण जौहर ने कहा है कि वो कंगना के साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर कंगना ने करण जौहर के रिएक्शन के साथ खुद अपना रिएक्शन जोड़कर एडिट की हुई वीडियो क्लिप भी शेयर की है। तो दोस्तों वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कंगना ने लिखा है कि चाचा चौधरी आपके इन घटिया शब्द
शब्दों और भड़ास के लिए शुक्रिया। जब मैं एक फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर की तरह खुद का नाम बना लूंगी तब इन्हीं शब्दों को आपके मुंह पर पोतूंगी। तो दोस्तों कुछ सालों पहले कंगना रनौत ने करण जौहर के ही शो कॉफी विद करण में मूवी माफिया और नेपोटिज्म का नेता कहा था। इसके बाद दोस्तों 2017 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक इवेंट में करण जौहर ने कंगना के बारे में बात करते हुए कहा, जब उन्होंने मुझे मूवी माफिया कहा था तब असल में वो क्या कहना चाहती थी, इन शब्दों से उनका क्या मतलब है, उन्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बैठकर उनका काम रोक रहा हूँ, उन्हें काम नहीं दे रहा, क्या ऐसा करना मूवी माफिया बन जाता हूँ। तो दोस्तों करण जौहर ने आगे कहा कि ऐसा करना मुझे मूवी माफिया नहीं बनाता, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से उनको काम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि शायद मैं उनके साथ काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शाह बोले पायलट का नंबर कभी भी नहीं आएगा, कहा भले ही फील्ड में ज्यादा सक्रिय पर गहलोत की कांग्रेस के खजाने में अहम भागीदारी। तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जारी टकराव पर तंज कसा है। तो दोस्तों उन्होंने शनिवार को भरतपुर में पार्टी के कार्यक्रम में कहा है कि पायलट का नंबर कभी भी नहीं आएगा, भले ही वह जमीनी स्तर पर बहुत सक्रिय है, लेकिन कांग्रेस के खजाने में गहलोत की भागीदारी बड़ी है। तो दोस्तों शाह यहाँ कॉलेज ग्राउंड में बुद्ध विजय संकल्प कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे और राजस्थान में 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सियासी पार्टियां सक्रिय होने लगी है। तो दोस्तों शाह ने राजस्थान के सभी लोक देवता और महाराजा सूरजमल को याद करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की और उन्होंने गहलोत की सरकार को 3D सरकार बताया है और बोला है कि यह 3D पर चल रही है और शाह ने 3D को राजस्थान में दंगे, महिलाओं से दुर्व्यवहार और दलितों पर अत्याचारों से जोड़ा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एग्जाम से 15 मिनट पहले सोशल मीडिया पर आया पेपर, राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन बोला असामाजिक तत्वों ने फैलाया झूठ। JEN के बाद एक बार फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के भूगोल का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। तो दोस्तों शनिवार सुबह 11 बजे से BA फर्स्ट ईयर के पेपर का आयोजन किया जाना था। वही दोस्तों पेपर शुरू होने से 15 मिनट पहले 10:45 पर ही पेपर सोशल मीडिया ग्रुप पर आ गया। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट ने विरोध शुरू कर दिया और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच करने की बात की है। वही दोस्तों राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य परीक्षक नियंत्रक राकेश राव ने कहा है कि आज शांतिपूर्ण तरीके से पेपर का आयोजन किया गया था और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर बेवजह झूठ फैलाया जा रहा है और पेपर लीक जैसी कोई भी जानकारी अब तक हमें नहीं मिली है और अगर इसके बाद भी इसी तरह की जानकारी हमारे पास आती है तो हम कानूनी कार्रवाई के तहत FIR दर्ज करवाएंगे और इसमें कोई भी व्यक्ति दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अतीक ने जेल से किया ISI एजेंट को फोन, ATS की पूछताछ में पाकिस्तानी कनेक्शन कबूला, उमेश की हत्या की साजिश स्वीकारी। तो दोस्तों अतीक अहमद और अशरफ से UP ATS और प्रयागराज पुलिस ने 23 घंटे पूछताछ की है और दोनों से करीब 200 सवाल पूछे गए और सूत्रों के मुताबिक इस दौरान अतीक ने कबूला है कि वह पाकिस्तान से हथियार की सप्लाई लेता रहा और अहमदाबाद जेल से उसने ISI एजेंट को फोन किया था। यही नहीं बल्कि दोस्तों अतीक ने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश का भी जुर्म कबूल कर लिया है और अशरफ ने पुलिस को बताया कि किसी चैनल से हथियार पंजाब के एक फार्म हाउस तक पहुंचाता था। वही दोस्तों पूछताछ में अतीक गिड़गिड़ाता रहा और परिवार के लिए रहम की भीख मांगता रहा और बेटे के जनाजे में शामिल होने की मिन्नतें भी करता रहा। इसी दौरान दोस्तों अतीक की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद दोस्तों अतीक को और अशरफ को एक ही हथकड़ी में प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में लाया गया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड के उस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें और दोस्तों अगर आपका जवाब होता है सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो दोस्तों आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।